जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जल्द ही टेस्ट होगी भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल। डीआरडीओ ने टेस्ट किया नया कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। भारतीय सेना ने एडवांस मिसाइल सिस्टम्स के लिए यूके के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। पाकिस्तान को सता रहा है ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 का डर। और भारत ने दिखाया पाकिस्तान अफगानिस्तान क्लैश में अफगानिस्तान के प्रति अपना सपोर्ट। कल 15 अक्टूबर को डीआरडीओ ने अपनी एक और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, जिसे कहते हैं मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में MCPS। और इस पैराशूट की मदद से 32,000 फीट की ऊंचाई से कॉम्बैट फ्री फॉल जंप कंडक्ट की गई थी। और ये जो उपलब्धि है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो MCPS है यानी कि मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम, तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस के सर्विस में भी वर्तमान समय में ऑपरेशनल एकमात्र ऐसा पैराशूट सिस्टम है जिसे 25,000 फीट से ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिलिट्री में और विशेष रूप से स्पेशल फोर्सेस द्वारा 2 तरह के मिलिट्री पैराशूट इंसर्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि 2 खास तरह की पैरा जंप्स होती हैं। एक होती है हेलो यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग, और एक होती है हेहो यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग। जो हेलो टेक्निक है यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग, तो उसमें जो जंपर है तो जब वो हाई ऑल्टीट्यूड से एयरक्राफ्ट से जंप करता है तो उसमें पैराशूट सिस्टम को लो ऑल्टीट्यूड पर आकर डिप्लॉय किया जाता है, यानी कि लगभग 2000 से 3000 फीट के आसपास। और वहीं जो दूसरी टेक्निक है हेहो यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, तो उसमें जब जंपर हाई ऑल्टीट्यूड से जंप करता है तो उसका जो पैराशूट है वो जंप करने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर हाई ऑल्टीट्यूड पर ही डिप्लॉय होता है, जो कि लगभग 24,000 से 30,000 फीट के आसपास है। और फिर उसके बाद जो जंपर है तो वो लंबी दूरी तक ग्लाइड करते हुए जाता है बहुत ही साइलेंटली। और इस तरह की जो जंप है वो मुख्य रूप से तब इस्तेमाल की जाती है जब आपको लंबी दूरी पर कोवर्ट इन्फिल्ट्रेशन करनी हो। और इस टेक्निक का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो अपना एयरक्राफ्ट है वो दुश्मन की रडार उसकी मिसाइल रेंज से बाहर रहता है, और जो पैराट्रूपर्स हैं वो स्पेशल टाइप के पैराशूट सिस्टम की मदद से इस हेहो टेक्निक के साथ लंबी दूरी तक ग्लाइड करते हुए जाते हैं। और डीआरडीओ का जो ये मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम है तो इसे विशेष रूप से इसी हेहो वाली टेक्निक में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हेहो वाली पैरा जंप्स होती हैं तो उसके लिए खास तरह के पैराशूट सिस्टम और इक्विपमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग होती है और इसमें कई सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो यही रहता है कि जो पैराट्रूपर है वो एक्सट्रीमली हाई ऑल्टीट्यूड पर अपने पैराशूट को डिप्लॉय कर रहा है, और ये ऊंचाई आमतौर पर 25,000 से 35,000 फीट के बीच में रहती है। और इतनी अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी कम रहती है। इस दौरान हाइपोक्सिया, डिकम्प्रेशन सिकनेस और हाइपरथर्मिया के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इतनी अधिक ऊंचाई पर विंड, टर्बुलेंस, इन सभी की वजह से जो आपकी ग्लाइड डिस्टेंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित हो सकती है। तो इसके लिए आपको स्पेशल तरह के इक्विपमेंट भी चाहिए होते हैं ताकि आप एक्यूरेटली अपने टारगेट पर पहुंचें। और जो कि आप बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पर ओपन कर रहे हैं और आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी है केवल ग्लाइड करते हुए, तो आपको जो नेविगेशन सिस्टम है वो भी एक्यूरेट रहना चाहिए। और इसी तरह के और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस जंप को काफ़ी चैलेंजिंग बनाते हैं, जिस वजह से इसी तरह की खास स्पेशल पैराशूट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। बाकी इस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को डीआरडीओ लेबोरेटरीज, ADRD और DBEL ने संयुक्त रूप से मिलकर विकसित किया है। इसमें कई सारे एडवांस टैक्टिकल फीचर्स इंटीग्रेट किए गए, जैसे कि लोअर रेट ऑफ डिसेंट, सुपीरियर स्टीयरिंग कैपेबिलिटीज़, ताकि पैराट्रूपर्स एयरक्राफ्ट से सेफली एग्जिट कर पाएं, एक पर्याप्त ऊंचाई पर पैराशूट को डिप्लॉय कर पाएं, एक्यूरेटली नेविगेट कर पाएं और जो डेजिग्नेटेड जोन से वहां पर लैंड कर पाएं। और ये जो पैराशूट सिस्टम है भारत के स्वदेशी नाविक नेविगेशन के साथ कंपैटिबल है, जिसका मतलब ये भी है कि हम अपनी चॉइस के अपने किसी भी एडवर्सरी के खिलाफ बिना किसी की रोक टोक के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी आउटसाइड पार्टीज या नेशन अपनी सर्विस को डिनाई करके या किसी भी तरह से इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें सारी हमारी टेक्नोलॉजी है। और बाकी अगर आपको हेलो और हेहो वाली जंपिंग टेक्निक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर हमने करीब 7 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बस एक सजेशन है कि इस वीडियो को आप 1.5x या फिर 1.25x की स्पीड पर देखना। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि डीआरडीओ ऑफिशियल्स कंफर्म कर चुके हैं कि इसी वर्ष के अंत तक भारत की एक और नई हाइपरसोनिक मिसाइल आपको देखने को मिलेगी, और जिसे प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत विकसित किया जा रहा है, और जो कि संभावित रूप से एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। इसके अलावा जो पिछले साल डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट किया था, तो ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया कि ये जो मिसाइल है ये अब अपने प्रोडक्शन के लिए तैयार है। और बाकी इस वर्ष के अंत तक और भी कई सारी मिसाइल टेस्ट प्लान किए गए, और इसलिए आप कह सकते हैं कि इस वर्ष जो दीपावली है वो थोड़ी और लंबी चल सकती है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने ब्राज़ीलियन काउंटर पार्ट के साथ महत्वपूर्ण टॉक्स कंडक्ट करी थी, और इसी दौरान उन्होंने ब्राज़ील के लिए भारत के स्वदेशी वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स को पिच किया है।
और दोनों ही देश अपने मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को एक्सपेंड करने के लिए सहमत हैं। और ब्राज़ील का इंटरेस्ट विशेष रूप से भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाकी इसके अलावा कल जो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने MKU लिमिटेड के साथ वेपन नाइट साइट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो MKU लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वे भारतीय सेना के लिए अपनी अत्याधुनिक नेट्रो NW3000 नाइट विजन वेपन साइट्स की 29,762 यूनिट्स को सप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के मामले में भारत की कंपनी को दिए गए सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक है। कल 15 अक्टूबर को भारतीय सेना की कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस ने औपचारिक रूप से यूके थेलिस के साथ लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल यानी कि LMM सिस्टम की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। ये वही मिसाइल सिस्टम है जिसको लेकर अभी कुछ ही समय पहले ब्रिटेन की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया था। बाकी जानकारी के लिए आपको बता देते कि LMM एक लाइट वेट मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है जिसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जैसे अलग अलग ऑपरेशनल एरियाज में डिप्लॉय किया जा सकता है। ये मिसाइल लेजर बीम राइडिंग प्रिंसिपल पर काम करती है और इसी वजह से काफ़ी एक्यूरेट है और ये सभी तरह के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, UAVs, UCAVs तो इस तरह के अलग अलग एरियल थ्रेट्स को लगभग 6 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर हर तरह की वेदर कंडीशन में इफेक्टिवली इंगेज करने में सक्षम है। और अपने एडवांस्ड साइटिंग सिस्टम की मदद से ये जो मिसाइल है ये बेहद ही हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी के साथ आती है। और इस मिसाइल सिस्टम को विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन्स और UAVs जैसे थ्रेट्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य के साथ लिया गया है। और ये मल्टी रोल मिसाइल है जिसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, छोटे साइज़ की शिप्स, लाइट व्हीकल्स या UAVs। इसके अलावा जैसा कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन ओशन रीजन में एक जॉइंट एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर भारतीय वायुसेना के सुखोई और जैगवार जैसे फाइटर्स के साथ यूके के F-35B ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब इसी ड्रिल को लेकर जो रॉयल नेवी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें ये भी कंफर्म किया गया है कि जो भारत के वेस्टर्न सी बोर्ड पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, तो इस दौरान दोनों देशों की मिलिट्रीज ने यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के ऊपर डॉग फाइट्स और अटैक्स को सिमुलेट किया था, जिसमें यूके के 6 F-35B यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर की शील्ड की भूमिका निभा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ इल्यूसिन Il-78 एवेक्स एयरक्राफ्ट की सहायता के साथ भारतीय वायुसेना के 8 Su-30 MKI और 4 जैगवार फाइटर्स का टास्क था यूके की डिफेंसिव स्क्रीन को पेनिट्रेट करके यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके एस्कॉर्ट्स पर स्ट्राइक्स को सिमुलेट करना। और इस मॉक डॉग फाइट्स में दोनों देशों की मिलिट्रीज ने अपनी इंडिविजुअल स्किल्स को टेस्ट किया, अपने वेपन सिस्टम्स, अपने सेंसर्स और किसी भी एयरक्राफ्ट के खिलाफ अपने टैक्टिक्स को भी टेस्ट किया था। और भारतीय नौसेना के INS विक्रांत के साथ ऑपरेट करते हुए यूके की कैरियर एयरविंग ने कई सारे लाइसेंस भी सीखे हैं। अभी हाल ही में एक मीडिया ब्रीफिंग में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि PM मोदी मेरे मित्र हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, हम उनके रशिया से तेल खरीदने से खुश नहीं थे क्योंकि इससे ये बेतुका युद्ध जारी है और मैं इसे रुकते हुए देखना चाहता हूँ। और फिर आगे प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह क्लेम किया है कि PM मोदी ने उन्हें कहा है कि वे रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे और इसे एक बिग स्टॉप की तरह बताया गया है। लेकिन अब इस पर जो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया है उसमें कन्फर्म किया गया कि कल PM मोदी और US प्रेसिडेंट के बीच कोई भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई नहीं है और भारत रशिया से ऑयल के इंपोर्ट को रोक देगा, तो इस तरह का डिस्कशन दोनों देशों के लीडर्स के बीच नहीं हुआ है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के इन सब क्लेम्स के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की गई थी जो कि मीडिया की क्वेरीज के रिस्पॉन्स में थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस वॉलेटाइल एनर्जी सिनेरियो में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है और इसलिए ऑयल और गैस के इंपोर्ट को लेकर जो हमारी पॉलिसीज हैं तो वो पूरी तरह से इसी ऑब्जेक्टिव के साथ है। और एक स्टेबल एनर्जी प्राइसेस को सुनिश्चित करना और सप्लाईज को सिक्योर करना, तो ये हमारी एनर्जी पॉलिसी के 2 गोल्स हैं और जिसे मार्केट कंडीशंस को पूरा करने के लिए एक पर्याप्त डाइवर्सिफिकेशन भी शामिल है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि भारत को कहाँ से ऑयल इंपोर्ट करना है, कहाँ से इंपोर्ट नहीं करना है, तो इसका निर्णय केवल भारत ही लेगा और भारत के निर्णय में भी जो प्राथमिकता है तो उसमें भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को ही दी जाएगी। अगर वो हित रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने में सुरक्षित रहते हैं तो भारत रशिया से ही इंपोर्ट करेगा, अगर कहीं और से इंपोर्ट करने में रहते हैं तो भारत वहाँ से इंपोर्ट करेगा। तो सीधी सी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ये दावे हैं कि PM मोदी ने उन्हें कहा है कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, तो फिर ये दावे प्रेसिडेंट ट्रंप किस बेसिस पर कर रहे हैं वो उनको ही पता होगा। अब बाकी जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि PM मोदी ने उनसे कहा है, तो वो कैसे कहा है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है और कल तो फ़ोन पर कोई बात भी नहीं हुई है। अब डाउट तो इस बात का है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पता नहीं कौन से मोदी जी से बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है और हम तो यही कहेंगे कि ये रॉन्ग नंबर है। और बाकी ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह के दावे करते हैं वो चाहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ऐसा कहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है तो फिर वो खुद ही कह देते हैं।
बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री को भी किस तरह की स्थिति में चाहते हैं तो वो आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्थिति देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए अब आपको PKMKB 2.0 के अपडेट दे देते हैं। तो जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के बीच 48 घंटों का टेम्प्रेरी सीज फायर हुआ है और उस सीज फायर के लिए भी पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही रिक्वेस्ट करी थी। तो अब इस सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्लेम करते हुए दिखे कि उन्हें इस बात पर बेहद ही अधिक संदेह है कि शायद ये युद्ध विराम यानी कि सीज फायर कायम रहेगा। और जैसे कि हमेशा होता है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान फिर भारत को ही जिम्मेदार ठहराता है, तो इस बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो अफगान तालिबान है वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ही प्रॉक्सी वॉर है। उनका जो निर्णय है उसे नई दिल्ली स्पॉन्सर करती है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह भी कहना है कि पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर में फंस सकता है, तो इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है और इस बात की बेहद ही अधिक पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जब एंकर ने पूछा कि 2 फ्रंट वॉर के लिए पाकिस्तान की तैयारी क्या है, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि हाँ, जो रणनीतियाँ हैं वो हमने बनाई हैं, जो कि मैं पब्लिकली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं। वो तो खैर इनकी रणनीति हर किसी को दिख रही है और ये पब्लिकली डिस्कस भी तब करेंगे जब इन्हें खुद पता होगा। और हमें तो लगता नहीं कि आसिम मुनीर अपनी किसी भी रणनीति में इनको लूप में लेता भी होगा। इनको बस एक लास्ट में स्टेटमेंट आ जाती होगी कि आपको क्या बोलना है, ये बस वही बोलते हैं। और अफगान तालिबान से मिली कुटाई के बाद अब जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अफगान तालिबान को भारत की प्रॉक्सीज बता रहे हैं और इसे भारत को प्रॉक्सी वॉर कह रहे हैं, तो ये सब बातें तो इनको बोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो वो देश है जो खुद प्रॉक्सी वॉर की वजह से ही अभी तक जिंदा है। क्योंकि सीधे सीधे अगर ये युद्ध लड़ रहे होते तो अभी तक तो कब का ही निपट गए होते। और पाकिस्तान अपने जन्म के बाद से ही लश्कर, जैश, हिजबुल, तो इस तरह के कई सारे सुमोरों के संगठन हैं जिनको फंड करता हुआ आया है और इनके माध्यम से भारत के खिलाफ काफ़ी समय से प्रॉक्सी वॉर में शामिल है। और अब जब इनके कर्मों के फल इनको खुद से मिल रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये सब भारत की साजिश है, या यूँ कहें रा की साजिश है। बाकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर क्लैशेस पर भारत की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें स्पष्ट हैं। पहला ये कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को होस्ट करता है, आतंकी गतिविधियों को स्पॉन्सर करता है। दूसरा, पाकिस्तान की पुरानी आदत है अपने खुद के इंटरनल फेलियर्स के लिए अपने पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराने की। और तीसरा ये कि पाकिस्तान इस बात से नाराज़ है कि अफगानिस्तान अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है और भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, उनकी क्षेत्रीय अखंडता और उनकी स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगा। और ये अफगान तालिबान गवर्नमेंट के लिए भारत के फुल सपोर्ट वाली स्टेटमेंट है। इसके अलावा अफगानिस्तान के कांधार में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में कई सारे सिविलियंस की जान गई है और पाकिस्तान की फोर्सेस अभी तक करीब 20 से भी अधिक अफगान सिविलियंस की जान ले चुकी है, जबकि 160 से अधिक तो घायल हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लैशेस को लेकर कुछ और पिक्चर्स सामने आई थी, जिनमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे अफगान की फोर्सेस पाकिस्तानी चेक पॉइंट्स के गेट तोड़कर पाकिस्तान में घुस चुकी थी। और जो कि अफगान तालिबान भी पाकिस्तान की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, तो इसलिए अफगान फाइटर्स की वीडियो सामने आई हैं जिनमें उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस सीज फायर के दौरान भी अफगानिस्तान के फाइटर्स अपनी पोजीशन पर वापस नहीं लौट रहे और इस क्लैश के दौरान जो टेरिटरी सीज की गई थी तो वहाँ से भी अफगान फाइटर्स नहीं हटेंगे। और पाकिस्तानी आर्मी पर उन्होंने करीब से नज़र बना के रखी हुई है। अगर कुछ भी उकसाने वाली हरकतें करी तो दोबारा से पाकिस्तानी सोल्जर्स की पैंट रिमूविंग सेरेमनी करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मीडिया है वो चिल्ला चिल्ला के पागल होने वाली है, जिसमें उनको इस बात का भी डर सता रहा है कि अफगानिस्तान के साथ जो क्लैश चल रहा है तो अब इसी बीच भारत भी ऑपरेशन सिंदूर का फेज़ 2 कभी भी शुरू कर सकता है। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर फेस कर रहा है। चलो कम से कम पाकिस्तान की मीडिया को इस 2 फ्रंट वॉर वाले टर्म के बारे में पता तो लगा। अब वो फेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा, वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। और बाकी पाकिस्तान की मिलिट्री बार बार क्लेम कर रही है कि उनके एयर स्ट्राइक में टीटीपी का चीफ ढेर हो गया था, पर जैसे कि पहले भी क्लियर हो गया था कि टीटीपी का चीफ ढेर नहीं हुआ है। और अब टीटीपी चीफ नूर वाले की एक लेटेस्ट वीडियो सामने आई है जो कि फिर से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बस्ट कर देती है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब पाकिस्तान की बस की नहीं होती है तो फिर वो कहाँ जाता है, ऑब्वियसली अपने मालिकों के पास। तो इस बात की पूरी संभावना है कि जल्द ही पाकिस्तान यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के पास फिर से पहुंचेगा एक नई तरह की भीख मांगने के लिए कि अब हमें अफगान तालिबान से भी बचाओ। वो बात अलग है कि जिस हिसाब से हालात हैं कि पाकिस्तान की हालत कैसी होगी वो डिपेंड करेगा कि अफगान तालिबान कहाँ तक इनको छोड़ लें। लेकिन ये भी तय है कि लास्ट में जो क्रेडिट है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को ही मिलेगा और फिर वो कह देंगे कि मैंने देखो एक और वॉर रुकवा दी। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जल्द ही पाकिस्तानी मिलिट्री में कुछ और नए प्रमोशंस होंगे, नए नए मेडल्स मिलेंगे। वैसे हम सोच रहे हैं कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो इसके बाद कौन सी रैंक में प्रमोट होगा, अब कहीं उसे डायरेक्टली प्रेसिडेंट ही ना बना दें। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन सुनील चंद्र और सिपाही प्रभाकर बायाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
आज भारत की एलिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी का रेजिंग डे भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो एनएसजी है उसे कब और क्यों बनाया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।